मैं मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है क्लाइमेट चेंज का, कौन सा पेपर होगा भाई? क्लाइमेट चेंज का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू का मॉडल पेपर है करवाने वाला हूं, आपको जरूर से देख लेना भाई। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाओ और जाकर वहां से पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ 39K का भाई टारगेट अपना है ना, उसमें से सिर्फ मात्र 900 सब्सक्राइबर कम बचे हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। 90% बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, पहले 29,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे करवाओ भाई। कराओ भाई, सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करो कैसे भी करके, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से जाकर पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। विच ग्रीन हाउस गैस हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी? मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो मानव जो मनुष्य के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी की जा रही है, इनके वजह से वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस देखने को मिलती है? तो CO2। कौन सी देखने को मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है आपके सामने भाई? मनुष्य ने जैसे औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, अलग अलग प्रकार के उद्योगों का निर्माण होने लग गया ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन करने के लिए। साथ के साथ आपके सामने वाहन वगैरह है, उनका भी ज्यादा से ज्यादा आपके सामने उपयोग होने लगा है, जिससे आपके सामने आज बहुत अधिक मात्रा में आपके सामने जो CO2 है वो सीधी की सीधी आपके सामने वातावरण में छोड़ी गई है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ी है। साथ जो CO2 होती थी उसको पहले क्या होता था, चेक बैलेंस कर दिया जाता था। जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उनको सोख लेते थे CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर, है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। लेकिन पेड़ों की भी कटाई लगातार देखने को मिली, वनों को साफ कर दिया गया। इसके वजह से आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है? आपके सामने जो CO2 उसकी मात्रा धीरे धीरे वातावरण में बढ़ गई है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा चरम मौसम का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम वेदर? एक्सट्रीम वेदर का आपके सामने कौन सा उदाहरण है? लू। तो चलो लू तो भाई आपके सामने होती है ना। चक्रवात भी होता है ना। लू क्या होता है? बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जब हीट वेव आपके सामने देखने को मिलती है ना, अपना जब मई जून का जो मई जून का जो आपके सामने महीना होता है एकदम तपिश वाला, उसमें जब हवाएं हैं वो एकदम गर्म हो जाती है आपके सामने, इतना ज्यादा 45, 46, 47 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तब हवाएं इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा गर्म चलने लग जाती है। चक्रवात होता है आपके सामने, और गरज चमक वाला जो तूफान है वो देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है वो एकदम सही है। लू, चक्रवात और गरज चमक वाला जो तूफान है, ये सब किसके उदाहरण है? एक्सट्रीम वेदर के उदाहरण है आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला वाला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग मेनली इंक्रीज, वैश्विक तापमान मुख्यतः कैसे बढ़ता है? अर्थ एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी के औसत तापमान से बढ़ता है, पृथ्वी के आकार से बढ़ता है, ऑक्सीजन के स्तर से, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है भाई आपके सामने? पृथ्वी का जो औसत तापमान है, क्या है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें जैसे ही वृद्धि होती है आपके सामने, तो उसी को क्या कहा जाता है? इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जो पूरी पृथ्वी है उसके तापमान में वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल इसका करेक्ट है भाई। चलिए अगले वाले की बात करें, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स? हिमनदों के पिघलने का कौन सा कारक योगदान देता है? तो हिमनद क्यों पिघलते हैं, ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। पूरी दुनिया का जो तापमान है, वैश्विक तापमान है, उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें बढ़त हो जाती है। उसी की वजह से क्या होता है भाई? हिमनद है उसके पिघलने की जैसी घटनाएं है वो देखने को मिलती है। जो ग्लेशियर वगैरह है उनकी जो पिघलना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी दुनिया के जो तापमान है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। इस तापमान बढ़ेगा भाई, सीधी बात है, बर्फ बर्फ कब पिघलती है? ग्लेशियर में बर्फ ही तो होती है। जब तापमान बढ़ेगा तब वो पिघलना शुरू कर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? समुद्र तल में वृद्धि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही है, क्योंकि हिमनद पिघल रहे हैं, उनसे नदियों में पानी बढ़ रहा है, नदियां जाकर समुद्र में मिलती है, तो समुद्र का भी जल स्तर है वो बढ़ रहा है।
बार बार सुखाना, बिल्कुल कोई भी घटना जो एक्सट्रीम में एकदम आपके सामने चरम सीमा पर हो रही है वो सभी सभी जलवायु परिवर्तन का ही हिस्सा है। क्या होता है, बार बार सूखा रहा, वो भी इसका उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, हिमनदों का पिघलना भी आपके सामने इसी का उदाहरण है। पृथ्वी में ऑक्सीजन का बढ़ना, इसका कोई भी लेना देना नहीं आपके सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर होगा। बाकी सारी चीजें चाहे सूखा आना, चक्रवात आना, बाढ़ आना, भूकंप भूकंप नहीं भाई, बाढ़ आना, है ना, ये सब चीजें जो एक्सट्रीम घटनाएं होती है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होना, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, सब ग्लोबल वार्मिंग की ही देन है, वैश्विक तापमान की ही करती है। बाकी ऑक्सीजन, पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला वाला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसेस बाहर जाने वाले अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं। दिस प्रोसेस वार्म द अर्थ। क्या दिखाया गया है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो बाहर जाने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्व द आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। देखो मैंने आपको बार बार बताया, जैसे पृथ्वी में ऊपर से, पृथ्वी में क्या होता है आपके सामने, जैसे जैसे सूर्य की किरणें आपके सामने पृथ्वी में जाती हैं, है ना, पृथ्वी पे टकराती हैं, उसके बाद में वो क्या होती है, सीधे की सीधी परावर्तित हो जाती है। परावर्तित का अर्थ क्या होता है, जैसे कांच होता है ना, पृथ्वी कांच की तरह काम करती है। पांच कांच पर अगर आप कोई भी लाइट मारते हो ना, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, चमक निकलती है। तो ऐसे ही सूर्य किरणें आती हैं और टकराकर वापस चली जाती हैं। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मीथेन हो गया, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब वो गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, पृथ्वी पे जो ये आपके सामने जो जितनी भी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनको अपने अंदर रख लेती हैं। समझ में आ गया, इसका ये अपने अंदर क्यों रखती हैं, क्योंकि इससे पृथ्वी का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है। ये पृथ्वी को किस चीज में मदद करती हैं, गर्म रखने में सहायता करती हैं। किस चीज में मदद करती हैं, गर्म रखने में सहायता करती हैं। तो दोनों कथन सही है आपके सामने, पहला और दोनों दोनों कथन है वो एकदम सही है। वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। मौसम और जलवायु एक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई आपके सामने जलवायु को का अध्ययन लंबे समय की अवधि में किया जाता है। दोनों चीजें अलग अलग है। मौसम आपका हर रोज और हर घंटे में जो परिवर्तन देखने को मिलता है आपके सामने, जो तापमान में हो गया, चाहे आपके सामने आर्द्रता में हो गया, इन सब चीजों को कहा जाता है। जबकि जलवायु बहुत ही लंबे समय से आपके सामने कोई जगह की जो तापमान, आर्द्रता और आपके सामने अन्य जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उनको अध्ययन किया जाता है, उसी को जलवायु कहा जाता है। समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट दो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत है आपके सामने, तो स्टेटमेंट सेकंड ओनली करेक्ट आएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। फ्लड एंड ड्रॉट आर बिकम द मोर फ्रिक्वेंट। आजकल बाढ़ और सूखे की घटनाएं आपके सामने बहुत अधिक बार होने लगे। अब एक छोटी सी चीज देखो, आसाम में इस समय बाढ़ आ रही है ना, आसाम नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में भी अब धीरे धीरे असर आने लगे। लेकिन भारत का इस बार अल नीनो की वजह से बहुत कम, जो अल नीनो का प्रभाव देखने को मिला, इसकी वजह से पूरे भारत में बहुत कम बारिश हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है। तो कहीं पर तो सूखा पड़ा है इस बार, और कहीं पर आपके सामने बहुत भयंकर बाढ़ आई है। तो बार बार आपके सामने सूखे और बाढ़ जैसी घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बार होने लगे, फ्रिक्वेंटली होने लग गई हैं। जलवायु परिवर्तन वर्षा के स्वरूप को बदल देता है, ये बिल्कुल सही बात है। जलवायु में जो परिवर्तन होता है इसमें वर्षा का पैटर्न, उसमें बदलाव होता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने करेक्ट हैं। नहीं मतलब ऑप्शन जो कथन ए कहा गया है उसके पीछे सही कारण दिया गया है, और सही कारण का आपके सामने सही कथन है एकदम। तो ऑप्शन नंबर ए सही। देखो प्रश्न ऐसा आया नहीं है, प्रश्न एमसीक्यू टाइप में आएगा, लेकिन जो मैं थ्योरी करवा रहा हूं वो हो सकता आपके सामने बहुत काम आ जाए, और कथन निष्कर्ष में आ गया तो अधिकतर बच्चे लपेटे जाएंगे और आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। चलिए अगले वाला एक और कथन निष्कर्ष है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा लाते हैं। क्या होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मैंने बताया था ना, मेडिटेरियन सी से आपके सामने बरसात आती है राजस्थान में, उसको किसके नाम से जाना जाता है, मावठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भी बता देता हूं, उसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। और वो बरसात कब होती है, सर्दियों में होती है। मावठ का तो है बेरो तो दिसंबर और जनवरी के अंदर जो बरसात और मावठ की जा है ना। तो यही है, पश्चिमी जो विक्षोभ है वो उत्तर भारत में होता है, शीतकालीन टाइम पे होता है, और उसको राजस्थान में मावठ कहा जाता है। तीनों पॉइंट याद कर लेना, एमसीक्यू में देखने को मिलेगा आपको। इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, भूमध्य सागर में होती है, मेडिटेरियन सी में होती है। कैसे बरसात होती है पिछले वीडियो में बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा, वहीं से जाकर एक बार फिर से देख लेना, पहला वीडियो नहीं देखा तो। सही कथन के पीछे सही कारण दिया गया है एकदम, और दोनों करेक्ट भी है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है।
विच गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे अधिक योगदान किसका है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान कौन सा होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा योगदान है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का आपके सामने सबसे ज्यादा योगदान है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, विच फिनोमेना कॉज द कोस्टल फ्लडिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण जो तटीय इलाके हैं वहां पर बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ रही है बार बार भैया आपके सामने? के कारण क्या होता है? राइज ऑफ सी लेवल, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वोल्केनो। किसके वजह से बढ़ रहे हैं? राइज ऑफ सी लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो पहले आपके समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो एक तो तटीय इलाकों में धीरे धीरे पानी घुसना शुरू हो जाएगा। इसके साथ जैसे ही आपके सामने बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं तो लहरें पीछे जाती हैं और फिर से आगे आती हैं। इससे क्या होता है? आपके सामने जो समुद्र का जो लेवल है ना, समुद्र का लेवल में बढ़ोतरी हो गई है। तो पहले से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठती हैं और फिर वो सीधा तटीय इलाकों में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बाढ़ जैसी घटनाएं वो देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लाइमेट क्या होता है आपके सामने? क्लाइमेट होता है आपके सामने जो शॉर्ट टर्म कंडीशंस। क्लाइमेट कैसा होता है? शॉर्ट टर्म कंडीशन, अल्पकालीन समय के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड सही है। वेदर क्या होता है आपके सामने? जलवायु होती है लॉन्ग टर्म कंडीशन। हीट वेव क्या होती है? एक्सट्रीम वेदर। और CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरीके से सही है। चलिए, अगले वाला है, हिमालय के एक गांव में 2 दशकों में हिमनंदों हिमनंद तेजी से पीछे हट रहे हैं, है ना। मतलब हिमालय का एक गांव है जहां पर आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो लगातार पिघल रहे हैं। किसके वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से, अर्थ भूकंप की वजह से, माइनिंग मतलब जो खदानों को काटा जा रहा है उसके वजह से, या डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई की वजह से। किसके वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्यों? क्योंकि आपके सामने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है। जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है आपके सामने, उससे क्या हो रहा है? आपके सामने जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल इसका सही है। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, ए कोस्टल सिटी एक्सपीरियंसेस सॉल्ट वाटर इंटरिंग फ्रेश वाटर वेल्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल, समुद्र तल का स्तर बढ़ने से एक तटीय इलाके में मीठे पानी के कुओं में खारा पानी प्रवेश कर रहा है। ये घटना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। आपके सामने जो समुद्र का जो सी लेवल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसके वजह से जो तटीय इलाके होते हैं, कौन से इलाके होते हैं? जो तटीय इलाके होते हैं वहां पर आपके सामने जो तटीय इलाका है वहां का जो पानी है वो धीरे धीरे, कोस्टल प्लेन का इलाका है वो आपके सामने सामान्य लोगों के घरों तक, है ना, वहां तक पहुंचना शुरू हो गया। इसलिए और उसके जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से जो खारा पानी है वो लोगों के कुओं में भी पहुंचने लग गए हैं। क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा, आपके सामने जलवायु परिवर्तन की वजह से देखने को मिल रहा है। Which action is the most effective for reducing the impact of climate change? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का सबसे प्रभावी कदम कौन सा होता है? जलवायु परिवर्तन को आप कैसे कम कर सकते हो? प्लांटिंग मोर ट्री एंड यूजिंग द क्लीन एनर्जी, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करके। बिल्कुल सही है। आप जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे, है ना, उससे क्या होगा? CO2 की मात्रा कम होगी। और स्वच्छ ऊर्जा क्या होती है? आपके सामने सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, भूतापीय ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करोगे तो भी CO2 की मात्रा है वो कम फैलेगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका। चलिए, अगला वाला ऑप्शन है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन कोज्ड बाय ए पर्सन ऑन एन एक्टिविटी, किसी व्यक्ति या गतिविधि द्वारा उत्पन्न की गई कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। मतलब मैं बार बार आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप एक बिस्कुट का पैकेट खाते हो, क्या खाते हो? अगर आप एक बिस्कुट का पैकेट खा रहे हो तो उस बिस्कुट के पैकेट बनाने में देखो कितना कार्बन रिलीज होगा। सबसे पहले कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है ना कोई खेत को लीज पर लेगी और उससे गेहूं उगाएगी। तो जब गेहूं को बोया जाता है तो ट्रैक्टर वगैरह से बोया जाता है तब उससे धुआं निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर उसको सिंचाई की जाती है उस गेहूं को बनाने में। तो आपके सामने क्या होता है? जो कुएं चलते हैं वगैरह, है ना, तो वो बिजली से चलते हैं भाई। आपके सामने पानी बिजली से निकाला जाता है। तो क्या होगा? वो बिजली जो बनती है वो भारत में लगभग कोयले से बनती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा गई होगी। फिर उसकी कटाई निराई गुड़ाई हुई, है ना, उसके अंदर अगर कोई साधन का आपके सामने ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग किया गया तो उसमें आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकली है। फिर उसको फैक्ट्री तक पहुंचा है तो ट्रकों के माध्यम से लेकर गए तब उसके अंदर गई है।
फिर मशीनें चलाई है ना। मशीनों को चलाई तो मशीनें आपके सामने क्या करती हैं, बिजली से चलती हैं। फिर उसमें जो वही बिजली बिजली घर है वो किससे बने होते हैं आपके, बिजली किससे बनती है, कोयले से। फिर वो ऐसे होता है और लास्ट में आपके घर तक जब पहुंचता है तब उसके बीच में, उसके ट्रांसपोर्ट में भी CO2 निकलता है। तो इस बीच में देखो कितनी मात्रा में जो CO2 निकली है, और उस पैकेट को आपने कहीं पर फेंक दिया तो वो प्लास्टिक का कचरा और हो गया। तो और एक बिस्कुट खाया आपने, उसको खाने में आपने जितनी मात्रा में कार्बन फैलाई है उसी को कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कार्बन सिंक, निम्नलिखित में से कार्बन सिंक का काम कौन करता है। कार्बन सिंक क्या होता है, मतलब कार्बन सिंक का अर्थ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोखना। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोखना क्या कहलाता है, कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें बिल्कुल सही है। जो फॉरेस्ट वन होते हैं ना वो कार्बन सिंक करने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो फॉरेस्ट होते हैं, वन होते हैं, वो कार्बन सिंक करने का काम करते हैं। चलिए अगले वाला ऑप्शन है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बर्निंग कोल, कटिंग फॉरेस्ट एंड डी माइनिंग मिनरल्स। तो क्या होता है आपके सामने, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करना, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग, कार्बन पृथक्करण का अर्थ ये होता है कि जितनी मात्रा में जो कार्बन है उसको स्टोर किया जाए। चलिए, ब्लैक कार्बन इज मेनली प्रोड्यूस बाय, ब्लैक कार्बन किससे उत्पन्न होती है आपके सामने, ईंधन के पूर्ण दहन से, इनकम्प्लीट अपूर्ण दहन से, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। देखो आपने कभी भी ना घर में चूल्हा वगैरह जलाया होगा, आप में से अगर काफी विद्यार्थियों ने, अगर जिनके जो ग्रामीण परिवेश है उनको तो पता है, या उपला होता ना जो गाय के गोबर का बनाया जाता है, अगर उसको जलाए तो कभी कभी उसको जब जलता है तो देखना एकदम काला धुआं निकलेगा उससे, है ना, या फिर भूरा कलर का धुआं निकलता है। वो धुआं आपके सामने क्या होता है, जो कार्बन होता है ना उसके अच्छे से नहीं जलने की वजह से वो धुआं वो निकलता है ना, एकदम ब्लैक कार्बन है वो निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जो जितना भी जो ईंधन होता है ना वो अगर अच्छे से नहीं जलता है तब आपके सामने ब्लैक कार्बन है वो निकलता है। ओशियन एसिडिफिकेशंस अकर ड्यू टू इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ, महासागरीय अम्लीकरण बढ़ने के पीछे क्या कारण होता है भाई, महासागर में जो अम्लीकरण क्यों बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये बाकी के जो कोई सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैं बताऊं कौन कौन सी गैसेज, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रखा है, CO2, CO, SO2 और NO2, ये सब, है ना, और CH4 मीथेन, ये सभी वो गैसेज होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, और ये जब वातावरण में जाती हैं तब इनका नेचर एसिडिक होता है। क्या होता है, इनका नेचर थोड़ा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और जैसे ही आपके सामने बरसात होती है उसमें घुल मिल जाता है भाई पानी, हवा हवा के अंदर पानी है वो मिल जाता है ना, या पानी के अंदर हवा है वो मिल जाती है, ये एसिडिक नेचर की, और जैसे इसके कण नीचे आते हैं तब एसिडिक रेन करने का काम करते हैं, मतलब अम्लीय वर्षा करने का काम करते हैं। देखो गुरुजी हवा के साथ पानी का है, अनका छोटा छोटा जो कार्बन है ना मीथेन है, अनका छोटा छोटा कण रहे हैं, उन कण आपके साथ नीचा हो जाए दू भाई। एक सीधी सी चीज देखो, एक छोटा सा उदाहरण दू, अभी जून जुलाई को महीनों थे, बाहर न देखता, है ना, अधिकतर चीज धुंधली धुंधली, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता। अब देखो तेज बारिश हुई बाद में कोई दूर तक थाने एकदम साफ मौसम दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो धुंध जो धूल है, मिट्टी के कण थे आपके सामने, या जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो अनेकों अनेक प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस थी उनकी मात्रा वो कम हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेस्ट हेल्प इन रिस्टोरिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन, वन वायुमंडलीय कार्बन को संग्रहित करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपके सामने, है ना। वनों की कटाई से CO2 की मात्रा बढ़ती है, वनों की कटाई से आपके सामने CO2 की मात्रा बढ़ती है, ये बात भी सही है। देखो वन को संग्रहित करने का अर्थ ये होता है कि जो आपके सामने जो पेड़ होते हैं ना, ये क्या करते हैं आपके सामने, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फोटोसिंथेसिस, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है, उसको पेड़ प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, और उस खाना बनाने की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो
जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी जाती है वो इनके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, इनके लिए द्वारा सोख ली जाती है। वहीं पर आपके सामने, अगर आपके सामने अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा तो फिर वो भाई पेड़ कम होंगे तो खाने बनाने वाले लोग कम होंगे, खाना बनाने वाले लोग कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज होगी। तो इसीलिए क्या आपके सामने उसकी मात्रा है वो इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, रिन्यूएबल एनर्जी हेल्प रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्या कहा जाता है, नवीनीकरण ऊर्जा है वो ग्रीन और उत्सर्जन को करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। जो नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं, बार बार देख लेना, प्रश्न एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण बताओ कौन से होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब के सब आपके सामने किसका उदाहरण है भाई, आपके सामने सोलर एनर्जी, आप विंड एनर्जी एंड आपके जियोथर्मल एनर्जी। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, ये सब आपके सामने नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के संसाधन है। इनसे क्या होता है, जब आप इनको कितनी बार प्रयोग करो, इन एक तो इनको बार बार प्रयोग किया जा सकता है, दूसरी बात इनको जब आप प्रयोग करते हो तो किसी भी प्रकार का कार्बन फुट, बहुत कम मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट है वो वातावरण में जाता है। अब अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब होते हैं। अब इनको जलाओगे तो कार्बन छूटता है। सीधी बात है, मोटरसाइकिल में तेल गला के, पेट्रोल गला के चलाओ जाऊं, कालो धुआं निकला है ना, दिखा है कोई नहीं आजकल हम तो, लेकिन निकला तो है ना। तो यही है, उससे कार्बन है वो वातावरण में जाता है। सौर ऊर्जा एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। दोनों कथन एकदम सही है। जो मैं थ्योरी बता रही हूँ वह एमसीक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही थाने देखने भी मिलेगी। वनीकरण जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। एफॉरेस्टेशन हेल्प मिटिगेशन द क्लाइमेट चेंज। जो वनीकरण होता है वो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। आपके सामने जो वन लगाए जाते हैं ये आपकी जलवायु को परिवर्तन करने, जो परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। पेड़ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल, पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी सही मात्रा में अवशोषित करते हैं। बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है भाई, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाला है एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ऊर्जा दक्षता ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करती है। ऊर्जा दक्षता है ना, ग्रीन हाउस एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस, कम ऊर्जा खपत का अर्थ सामान्यतः कम जीवाश्म ईंधन का। देखो, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है, एनर्जी एफिशिएंसी का अर्थ होता है कि अगर जैसे आपके घर में क्या है, जब भाई आप सब गर्मी का मौसम होता है तब आप पंखे चलाते हो, कूलर चलाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप घर से बाहर जा रहे हो तो भी आपकी लाइट ऑन है, पंखे और कूलर चालू हैं, तो इसका मतलब क्या, बिना बात के आप ऊर्जा को खर्च कर रहे हो। आप कहो सर हमारे पास तो बहुत पैसे, हम तो बिल भर देते हैं, मैं तो कोई टेंशन नहीं। अरे आप बिल तो भर देते हो, लेकिन उस बिजली के जो निर्माण में जो आपने खर्च करी है, एक तो बिना बात के खर्च हुई, इसका कोई मतलब नहीं था। उस ऊर्जा को निर्माण करने में कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण में गई है, उसको भरपाई करने के लिए तो आपने पैसे नहीं दिए ना। उसको कितनी भरपाई आपके सामने होती है उसको भरपाई करने के लिए, और आप नहीं समझ पाओगे उसका क्या प्रभाव होता है। आप देखो दिल्ली में प्रदूषण से क्या हाल हो जाता है लोगों का, सर्दी के मौसम में हो जाता है ना। तो यही चीजें हमें दिखता नहीं है, वो वायु प्रदूषण। इसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी, कि आपको जितनी जरूरत है उतनी या उससे कम ही आपके सामने ऊर्जा का प्रयोग करो, उसी को एनर्जी एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। कम ऊर्जा खपत से सामान्यतः कम जीवाश्म ईंधनों की यूज होता है। अगर आपको कम से कम 1 किलोमीटर तक अगर आपको कहीं पर जाना होता है तो पैदल जाने का प्रयास करो, बाइक का प्रयोग नहीं करो, है ना। आपके सामने अगर बिना बात के अगर आपको लाइट और बिजली, कूलर, पंखे इनका प्रयोग नहीं करना पड़ रहा तो उनका मत करो भाई प्रयोग। तो यही है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर दोनों के दोनों एकदम सही है। एनर्जी एफिशिएंसी समझ में आ गया ना आपको, अच्छे से एक एक टर्म को अच्छे से समझ लेना। SDG 13 is related to SDG सेल्फ डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सेल्फ नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इस प्रकार से विकास किया जाए, जैसे हाईवे का निर्माण किया जा रहा है ना, तो बीच में अगर कोई जंगल पड़ रहा है तो कोशिश करो जंगल से बाहर से निकालो, क्योंकि वनों की कटाई करनी पड़ेगी अगर जंगल के बीच से निकालोगे तो इस प्रकार का डेवलपमेंट करो कि कम वातावरण है, पर्यावरण है, उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। इसको एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता है। ये किससे संबंधित होता है, जलवायु एक्शन, क्लाइमेट एक्शन के नाम से जाना जाता है।
अगले वाला है क्लाइमेट रेजिलियंस मींस जलवायु प्रत्यास्थता किसके नाम से जानी जाती है? एबिलिटी टू कैप विद द क्लाइमेट इंपैक्ट, जलवायु प्रभावों से निपटने की क्षमता। जलवायु प्रत्यास्थता यही होती है कि जो आज के समय जैसे अब असम में बाढ़ आ गई तो सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए उन बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना। अब जल जो आपके सामने हमें जो तापमान है जलवायु उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो हमने क्या प्रयास किए हैं उसको नियंत्रण करने में, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एम्स, जलवायु स्मार्ट कृषि का क्या अर्थ होता है? जलवायु परिवर्तनों के अनुरूप उत्पादन करना, मतलब जलवायु में परिवर्तन तो हो रहा है, वो तो होगा ही, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसके तो बहुत लंबे स्तर तक आपको प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन आप कृषि करने के तरीकों को बदल सकते हो, है ना। आपके सामने जैसे ड्रिप सिंचाई करो, बूंद बूंद सिंचाई करो, है ना। ग्रीन हाउस जो फार्म बनाए जाते हैं उनका प्रयोग करो, तो साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास करो, जिससे जलवायु परिवर्तन तो होगा लेकिन उस जलवायु परिवर्तन का आपके कृषि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्बन सिंक कौन करता है भाई? आपके सामने कार्बन को सोखने का काम कौन करते हैं? जंगल, फॉरेस्ट करते हैं। एसडीजी 13 किससे संबंधित होता है? क्लाइमेट एक्शन से संबंधित होता है, जो क्लाइमेट जो आपका जलवायु होती है उसको बचाने का काम होता है। ओशियन एसिडिफिकेशन कहां से होती है? CO2 ऑब्जर्वेशन से, अब्जॉर्प्शन से होती है। कार्बन फुटप्रिंट किस में काम आता है? इमिशंस मेजर्स को करने में, ठीक है। एक चीज कहूंगा, अगर अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, जाओ और जाकर पीडीएफ को डाउनलोड है वो कर लो सारे के सारे बच्चे। अगले वाला प्रश्न है, ए सिटी रिप्लेस डीजल बसेज विद द इलेक्ट्रिक बसेज टू रिड्यूस द इमिशन। एक शहर उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करता है। ये किस चीज के काम है भाई? जलवायु समन, क्लाइमेटिक मिटिगेशन, मतलब सीधी बात है, अगर जो डीजल की बसें थी उससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलता था, आप किसकी प्रयोग कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक बसों की। इलेक्ट्रिक बसों से कार्बन का उत्सर्जन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। समझ में आएगा? तो जलवायु समन है उसका, जलवायु जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रयास किया गया। ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है, काफी बच्चे इन प्रश्नों में उनका हवा टाइट होने वाली है। क्यों? क्योंकि उदाहरण वाले आते नहीं है, बस आप रटने पर फोकस करते हो, चीजों को समझने पर फोकस करते नहीं हो। नियमित वर्षा के दौरान किसान जल बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाते हैं। बिल्कुल, अगर बरसात है उसका कोई पता नहीं भाई, कभी ज्यादा आ जाती है कम आ जाती है, तो लोग क्या कर रहे हैं? ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करते हैं, है ना। ताकि आपके सामने अगर बेमौसम बरसात हो जाए या नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, सूखे की स्थिति आ जाए, तो भी आपके सामने क्या है? ड्रिप सिंचाई के माध्यम से काम है वो चल जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? क्लाइमेट एडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है, जलवायु अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई आपका। समझ में आ गया? क्लाइमेट एडेप्टेशन क्या होता है? जैसे जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उस जलवायु के परिवर्तन के साथ खुद को उस प्रकार से डाल लेना कि आपके सामने जो जलवायु उसका कम से कम हमारी जो कृषि है उस पर प्रभाव पड़े। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ क्या होता है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इम्पैक्ट, जलवायु संबंधित जिम्मेदारियों एवं प्रभावों को न्याय संगत वितरण करना। मतलब जो जलवायु में जो परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, अब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जैसे अपन राजस्थान के लोग हैं, अपने पहले भी कम बारिश होती थी, है ना, तो अपने तो बारिश का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना। अपन समुद्र के तट के किनारे हैं कि हमारे क्या होगा? आपके सामने जो हमारी गर्मी जरूर ज्यादा बढ़ सकती है, हमारा एक ही नुकसान हो सकता है, गर्मी बढ़ सकती है, उसके अलावा इतना नुकसान नहीं। सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का नुकसान झेलते हैं जो तटीय किनारे पे होते हैं, जो समुद्र तट के किनारे पे होते हैं, है ना। उन लोगों को बेचारों क्या होती है? अगर ज्यादा बारिश आएगी, चक्रवात का भूकंप, चक्रवात का उनको हमेशा, बाढ़ का हमेशा उनको खतरा रहता है। समुद्र के लेवल में बढ़ोतरी हो रही है तो उनके घरों को डूबने की क्षमता रहती है। बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश ही भाई तटीय इलाकों में होती है, तो वहां पर आपके सामने क्या आ सकती है? बाढ़ आ सकती है। तो उनको सबसे ज्यादा जलवायु संबंधित जिम्मेदारियां होती है, उनको प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत होती है। अगले वाला है क्लाइमेट फाइनेंस रेफर टू, जलवायु वित्त का अर्थ क्या होता है? आपके सामने जलवायु कार्रवाई हेतु वित्त सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द क्लाइमेट एक्शन। जैसे कि सरकार है ना, आपके सामने उस कौन कौन से प्रयास करिए, जैसे सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपके सामने क्या है? बहुत सारे प्रयास कर रही है।
है ना। ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती हैं, इनको बढ़ाने के लिए सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, ताकि कम से कम मात्रा में आपके सामने जो कार्बन फुटप्रिंट है वो वातावरण के अंदर जाए, है ना। इसके अलावा भी सरकार भाई आपके सामने अगर तटीय इलाका है तो जो समुद्र तट के किनारे आपके सामने लहरों को रोकने के लिए अगर कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दे, वो ब्लॉकेज वगैरह बनाना शुरू कर दे, तो इसी को जलवायु कार्रवाई हेतु वित्तीय सहायता करना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाला नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मेनली इन्वॉल्व, प्रकृति आधारित समाधान, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मुख्यतः किस चीज से संबंधित होते हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण एवं पुनः स्थान करना, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम। जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है, प्रकृति आधारित समाधान क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण व पुनः स्थान करना। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर कोई ऐसा स्थान था जहां पहले बड़े बड़े जंगल होते थे, उन जंगलों की अगर कटाई कर दी गई तो फिर से जंगलों को उगाया जाए, फिर से वनों को उगाया जाए, आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप वनों की कटाई ना करें, है ना। और आपके सामने लोगों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि भाई आपके सामने कार्बन फुटप्रिंट को वो कैसे भी करें, प्लास्टिक को यूज ना करें। इस प्रकार के प्रयास किए जाए कि प्रकृति है उसका संरक्षण है वो बने। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। सस्टेनेबल परिवहन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट किस चीज में शामिल होता है, सार्वजनिक परिवहन व इलेक्ट्रॉनिक वाहन। मतलब आपके सामने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है और जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनका प्रयोग किया जाए, है ना। सार्वजनिक परिवहन का जो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे तो इससे क्या होगा, आपके सामने कम से कम जो ऊर्जा है वो खपत है उसकी होती है। चलिए, नेट जीरो इमिशन क्या होता है, नेट जीरो इमिशन क्या होता है, इमिटेड ग्रीन हाउस गैसेज आर बैलेंस बाय रिमूवल, उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को उनके निष्कासन द्वारा संतुलित करना। मतलब इमिटेड ग्रीन हाउस गैसेज आर बैलेंस बाय रिमूवल, मतलब जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज है वो वातावरण में जा रही है, उतनी ही आपके सामने क्या उनको क्या कर लिया जाता है, आपके सामने सोख लिया जाता है। चाहे पेड़ इतने लगा रखे हैं, है ना, या फिर और कोई अन्य इस प्रकार के उपकरण लगा रखे हैं, जिससे क्या जितनी ग्रीन हाउस गैस है वो वातावरण में जाती हैं उतनी ही सोख ली जाती है। उसको नेट जीरो इमिशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न की बात करें, मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कोस्टल रीजन्स फ्रॉम स्टॉर्म्स। मैंग्रोव जो वन है वो तटीय क्षेत्रों में तूफान से बचाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंग्रोव है वो पेड़ है, उनकी जड़ें आपके सामने इस प्रकार से फैलती है जाल की तरीके से, जिससे क्या होता है आपके सामने जो पानी है ना उसका प्रभाव वो जैसे चक्रवात के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में उस अंदर घुसता है, तो उनकी जड़ें है ना उस पानी को स्पीड को बिल्कुल धीमा कर देती हैं। ये बिल्कुल सही है एकदम ये बात। मैनग्रोव बड़ी मात्रा में कार्बन को भी संग्रहित करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि भाई कोई भी पेड़ हो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपने अंदर सिंक करता ही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, वेस्ट सेग्रीगेशन हेल्प रिसाइकलिंग, कचरे का पृथक्करण करना पुनः चक्रण में सहायता करता है ना। कचरे का पुनः चक्रण करना मतलब अगर आप जो वेस्ट रिसाइकल है, जो कचरा उसको बार बार आपके सामने पुनः चक्रण कर रहे हो, वो आपके सामने किस में काम आता है, रिसाइकलिंग रिड्यूस द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, पुनः चक्रण प्राकृतिक संसाधनों के दबाव को कम करता है। रिसाइकलिंग से क्या होता है, आपके सामने जो प्राकृतिक संसाधन उन पे भी दबाव कम होता है। तो दोनों कथन आपके सामने स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट इन दोनों सही है। अर्बन ग्रीन स्पेस हेल्प रिड्यूस हीट स्ट्रेस, हरित शहरी हरित क्षेत्र गर्मी को प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मतलब शहरों में अगर आप ज्यादा मात्रा में पेड़ वगैरह उगाओगे तो इससे क्या होता है, शहरों में पेड़ कम होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो इससे क्या होता है गर्मी है ना उन बिल्डिंग में, बिल्डिंग कंक्रीट की बनी होती है, पत्थर या सीमेंट या कंक्रीट की बनी रहती है, तो एक बार उनमें अगर जो गर्मी है वो ट्रैप हो जाती है ना, फंस जाती है, तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाती है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है हीट ट्रैप का, कभी पढ़ना अगर आपको टाइम मिले तो। मैंने आपको बता दिया लेकिन मोटी मोटी भाषा में यही होता है उसका साइंटिफिक वे। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप पेड़ लगा दोगे ना, तो वो आपके सामने जो हीट है, जो ऊर्जा है, वो वहां पर ट्रैप होगी, वो बाहर भी आपके सामने उसको जो पेड़ वगैरह वो सोख लेंगे। उसके पेड़ छाया प्रदान करते हैं और आसपास के वातावरण को ठंडा भी रखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हीट ट्रैप किससे कम होती है, पेड़ों के द्वारा कम होती है, और क्योंकि वो आसपास के वातावरण को ठंडा रखने का काम करते हैं पेड़। सही रीजन, सही कारण है दोनों। भोजन की बर्बादी कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है। बिल्कुल सही बात है। आप भाई भोजन बनाते हो
उसमें कितनी मात्रा में आपके सामने क्या होता है, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो फैलता है। खाना गेहूं को उगाने में कितना कार्बन बन रहा है, फिर आप खाने को बना रहे हो उसमें सीएनजी वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो उसमें भी ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाता है। अब वो खाना वो सड़ेगा तब मीथेन निकलेगी, वो भी कार्बन ग्रीन हाउस गैस का करती है, निर्माण करती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस आपके सामने मीथेन भी। तो यही अगर आप खाने को कम से कम यूज करोगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचेगा, एक तो भलाई का काम भी है, दूसरी बात ग्रीन हाउस गैसेज भी कम लोगों को नुकसान पहुंचाती है। फूड वेस्ट इन द लैंडफिल रिलीज द मीथेन, जो फूड वेस्ट की वजह से जैसा ही वो खाना गलता है तो उससे मीथेन गैस निकलती है, और आपके सामने ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रिप्लाई ऑफ ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है। बदलते वर्षा पैटर्न सीधे किस चीज को प्रभावित करते हैं, जो लगातार बरसात में जो बदलाव हो रहा है वो किस चीज को प्रभावित करता है भाई, कृषि को, एग्रीकल्चर को प्रभावित करने का करता है। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है।